सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात साइंस फर्स्ट के पहले सबक शकली कशिश का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले के पार्ट में मैंने केपलर के कवानीन तक समझा दिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आइए आगे ये शुरू करते हैं। न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून। मंदरजा बाला तमाम मुशाहिदात और केपलर के कवानीन जहन में रखते हुए न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया है। यानी इससे पहले जो हमने मुशाहिदा पढ़ा था और केपलर के कवानीन पढ़े थे, उसको ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया। इस कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता रहता है। इस कानून में न्यूटन ने यह कहा कि एक जिस्म दूसरे जिस्म को एक कुव्वत से क्या कर रहा है, कशिश कर रहा है सारी कायनात में। ये कुव्वत जो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कुव्वत कशिश शक्ल है, तो ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़रब, यानी कि उन अजसाम की जो कमियत होगी दो अजसाम की, उन दोनों को जब ज़रब किया जाएगा तो वो इस कुव्वत के तनासुब में और इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में है। और जो फासला होगा उस फासले का अगर मुरब्बा किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो उसके माकूस तनासुब में यानी अपोजिट होगा, बटे में होगा। या ये जो यहाँ पे बयान लिखा गया है या आगे ज़ाब्ते के ज़रिए हमें समझाया जाएगा आगे। पहले यहाँ पे साइंसदानों का तारुफ है, ज़रा वो हम पढ़ लेते हैं। जोहानस केपलर 1571 में पैदा हुए, 1630 में वफात हुई। एक जर्मन माहिर फल्कियात और रियाजीदा थे। उन्होंने 1600 में प्राग में मशहूर माहिर फल्कियात टाइको बराहे के मददगार के तौर पर काम करना शुरू किया। 1601 में टाइको बराहे की अचानक मौत के बाद केपलर को उनके ओहदे यानी शाही रियाजीदा पर तरक्की दी गई। बराहे के जरिए किए गए सैयारों के मकामात के मुशाहिदात का इस्तेमाल करके केपलर ने सैयारों की हरकत के कवानीन तैयार किए, जो हमने पहले पढ़े हैं। उन्होंने इल्म फल्कियात पर मुख्तलिफ किताबें लिखी। उनका यह काम आगे न्यूटन को शकली कशिश के कवानीन बयान करने में मददगार साबित हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो बात लिखी थी कि ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़रब के तनासुब में और इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है, वो हम यहाँ समझेंगे। जैसे देखिए, शक्ल 1.5 में M1 और M2 कमियत वाले दो अजसाम दिखाए गए हैं। देखिए ये दो अजसाम हैं, M1, M मास, कमियत को इंग्लिश में मास कहते हैं इसलिए M से जाहिर किया गया है। तो ये M1 और M2 ये दो अजसाम हैं जो एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं। ये कुव्वत है, कुव्वत यानी फोर्स, इसलिए F इस्तेमाल किया गया है। और इनके दरमियान का फासला D है, ये D डिस्टेंस, फासला। इन दो अजसाम के दरमियान कुव्वत कशिश F है। ये कुव्वत है जो इन दोनों अजसाम को एक दूसरे की तरफ कशिश कर रही है, और D जो है ये इन दोनों अजसाम के दरमियान का फासला है। तो इसको रियाजियाती तौर पर इस तरह लिखा जाएगा। देखिए क्या का बोला था उसने, कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़रब। तो ये देखिए ये कुव्वत है और ये दोनों अजसाम M1 M2 इन दोनों को ज़रब किया गया, इसके तनासुब में है और फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में। तो फासला D, तो D का मुरब्बा और माकूस तनासुब यानी बटे में है। तो इसलिए ज़ाब्ता बनेगा F is directly proportional to M1 into M2 upon D स्क्वायर। यानी अब ये प्रोपोर्शन जब हटाएंगे तो यहाँ पर कायनाती मुस्तकिल जो है कशिश शक्ल के लिए कैपिटल G वो आ जाएगा। तो F बराबर होगा G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर। इसको मिसाल नंबर 2 देंगे। यहाँ पे G जो है ये एक मुस्तकिल है जिसे कायनाती मुस्तकिल कहते हैं, इस G को। अगर दो अजसाम में से किसी एक की कमियत को दुगना कर दिया जाए, यानी ये M1 M2 में से किसी एक को 2 गुना कर दिया, तो इस कानून के मुताबिक इनके दरमियान शकली कुव्वत कशिश दुगनी हो जाएगी। तो यानी ये जो F है वो भी डबल हो जाएगा। अगर मास को बढ़ाया, कमियत को बढ़ाया, तो फोर्स या कुव्वत भी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। इसी तरह इनके दरमियान का फासला अगर दुगना कर दिया जाए तो कुव्वत 1/4 हो जाएगी। यानी स्क्वायर है, इसको 4 कर दिया
तो कुवत जो है वो 1/4 एक चौथाई हो जाएगी। दोनों अजसाम कुर्रवी हो यानी गोल हो, देखिए जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, तो इनकी कुवत इनके मरकज़ों को जोड़ने वाले ख़त मुस्तकिम में होगी। तो जहाँ पे इनके मरकज़ होंगे उनको जोड़ने वाली ख़त मुस्तकिम, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं कि ख़त मुस्तकिम में होती है, और इन मरकज़ों को जोड़ने वाले कता ख़त की लंबाई को इनके दरमियान का फासला समझा जाता है, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो। अगर वो अजसाम मुकम्मल तौर पर कुर्रवी और बाकायदा यानी रेगुलर शेप ना हो तो कुवत इन अजसाम की कमियतों के मरकज़ों यानी सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाले कता ख़त की सिमत में होती है, और डी के लिए इस कता ख़त की लंबाई ली जाती है। अब यहाँ मसावात 2 से ये समझ में आता है कि जी की कीमत इकाई कमियत रखने वाले एक दूसरे से इकाई फासले पर रखे गए दो अजसाम के दरमियान शकली कुवत की पैमाइश करने पर हासिल होगी। यानी ये जो मसावत नंबर 2 है, इसमें से हमको ये पता चल रहा है कि इकाई कमियत रखने वाले यानी ये दोनों का मास जो है इकाई कमियत वाला इकाई फासले पर रखे गए और सेम फासले पर इनको रखा गया है, तो इनके दरमियान शकली कुवत की पैमाइश करने से जी जो है वो हासिल हो जाएगा। मतलब कैसे होगा वो आगे एक ज़ाब्ता मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है, पहले हम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। एसआई निज़ाम में जी की कीमत 1 किलोग्राम कमियत वाले दो अजसाम जो 1 मीटर के फासले पर रखे हो तो इनके दरमियान अमल कर रही शकली कुवत के मसावी होगा। यानी अगर वजन 1 किलोग्राम है, कमियत 1 किलोग्राम है और फासला भी 1 मीटर है, तो जी जो होगा वो शकली कुवत के बराबर यानी कि G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G या G इज इक्वल टू F हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों एक एक है तो इसलिए F बराबर G हो जाएगा। यहाँ 1/1 रखोगे तो G इंटू 1 आ जाएगा, तो G 1 जा G, तो F बराबर G के हो जाएगा, ऐसा वो बता रहा है। अब देखिए यहाँ जो चीज़ लिखी है वो यहाँ पर देखिए, आइए दिमाग पर जोर दें, साबित कीजिए कि एसआई निज़ाम में जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब इसे हम कैसे समझेंगे बच्चों, तो अब मैं यहाँ लिख तो नहीं सकता, लेकिन आप लोग अगर चाहो तो नोट करिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे देखिए ये ज़ाब्ता है यहाँ पर F बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो अब हम ना इनकी इकाई लेंगे, तो हमें ये पता करना है कि G की इकाई जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है। तो ये कैसे होगी, तो सबसे पहले F यानी कुवत, तो कुवत की इकाई न्यूटन है, तो फर्ज कीजिए मैंने यहाँ F की जगह N लिख दिया, उसकी इकाई लिख दिया, तो N बराबर, अब ये G ऐसे ही रखा, M यानी कि कमियत की इकाई है किलोग्राम केजी, तो M1 के लिए भी केजी आया इनटू या मल्टीप्लाई बाय M2 के लिए भी केजी आया, तो केजी मल्टीप्लाई बाय केजी हो गया केजी का स्क्वायर, तो ऊपर आया केजी का स्क्वायर। अब अपॉन में डी, डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर यूज होता है, मीटर की इकाई है, तो मीटर को m से जाहिर करते हैं, तो मैंने लिखा m और m का स्क्वायर। तो पूरी मसावत कैसे बनी, यहाँ पर आ गया n बराबर g किलोग्राम स्क्वायर केजी स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, पहले ऐसा हो गया। अब यहाँ पे n है, ये जो मीटर स्क्वायर यहाँ हमने लिखा है वो मीटर स्क्वायर यहाँ से तकसीम से इधर आएगा तो ज़र्ब करेगा तो बन जाएगा एन एम स्क्वायर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है एन एम स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे जो किलोग्राम स्क्वायर हमने लिखा है वो यहाँ पे ज़र्ब कर रहा है, इधर आएगा तो करेगा तकसीम, तो हो जाएगा अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरह बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, जैसा मैंने समझाया अगर आप नोटबुक में लिख के करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे कह रहे हैं जी की कीमत सबसे पहले साइंसदान हेनरी क्योंडस ने तजुर्बे के जरिए मालूम की। एसआई निज़ाम में जी की कीमत हस्बे झैल है, ये जी की कीमत है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी कीमत है जी की, कैपिटल जी की एसआई निज़ाम में। आगे है किसी जिस्म का कमियत उस जिस्म के अंदर या बाहर ऐसा नुक्ता होता है जिस पर जिस्म की सारी कमियत मरकूज होती है, मतलब कि जहां उसकी सारी कमियत कॉन्सेंट्रेट होती है वो उसकी मरकज कमियत होती है। यकसा हजम रखने वाले कुर्रवी अजसाम, अब गोल अजसाम में सब जगह से उसका हजम एक जैसा है, तो का मरकज कमियत कुर्रे का हिंसी मरकज होगा, यानी उसका सेंटर होगा, क्योंकि सब बाजू से उसका हजम एक जैसा है तो जो कमियत होगी वो मरकज़े में होगी, मरकज हिंसी मरकज में होगी। किसी भी यकसा कसाफत के अजसाम का मरकज कमियत इसके हिंसी मरकज पर होता है,
यानी अगर कसाफत एक जैसी है, सब जगह से वो बराबर है, रेगुलर शेप में अगर वो है, तो उसका जो कमियत है, मरकज कमियत, वो सेंटर में होगा। शकली कुव्वते कशिश का कानून बयान करते वक्त न्यूटन को फासले के मुरब्बे को शामिल करने का ख्याल किस वजह से आया होगा। यानी देखिए ऊपर हमने देखा ये फासला है d, तो इसका न्यूटन ने मुरब्बा लिया है ना, ये मुरब्बा किया है, स्क्वायर किया है, तो ऐसा उसने क्यों किया होगा। इसके लिए उसने केपलर के तीसरे कानून की मदद ली है। उसने केपलर के तीसरे कानून की मदद से फासले का मुरब्बा लिया है। किस तरह, ये अब हम देखेंगे। यकसा दायरवी हरकत और मरकज जो कुव्वत का असर, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फर्ज कीजिए एक जिस्म यकसा दायरवी हरकत से मुतहर्रिक है, यानी कि गोल। आपको याद होगा, अगर पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, एक रस्सी को पत्थर बांध के दायरवी हरकत में घुमाया जा रहा है, तो फर्ज कीजिए उसी को कि वो पत्थर जो है वो दोबारा हम क्या कर रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं। आप जानते हैं कि मुतहर्रिक जिस्म मरकज की जानिब, मरकज जो कुव्वत के जेर असर होता है, तो वो क्यों गोल घूम रहा है, क्योंकि मरकज जो है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और जो कुव्वत उसको मरकज की तरफ खींचती है उसे मरकज जो कुव्वत कहते हैं। ये मैंने पहले पार्ट में अच्छे से समझाया, तो आप प्लीज अगर ना समझे हो तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगर इस जिस्म की कमियत m है, मान लीजिए वो जो चीज घूम रही है, जैसे वो पत्थर घूम रहा है, तो उस पत्थर की कमियत m है, इसके मदार का निस्पुत्र r है, मदार का निस्पुत्र यानी मरकज से जो उस पत्थर का फासला है वो r है, और इसकी रफ्तार v है, यानी कि वो पत्थर जिस रफ्तार से घूम रहा है वो रफ्तार v है, तो कुव्वत की कदर mv²/r, यानी कि f इज इक्वल टू, कुव्वत जो होगी वो कमियत ज़र्ब रफ्तार का मुरब्बा बटे उसका मरकज से फासला होगी। इसे रियाजियाती अमल से दिखाया जा सकता है। अगर एक सैयारा सूरज के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करता है, तो इस पर सूरज के सिमत अमल करने वाली मरकज जो कुव्वत यानी f इज इक्वल टू mv²/r होती है। जिस तरह पहले पार्ट में हमने पढ़े थे कि पत्थर अपने मदार पे घूम रहा है और उसको अपनी मरकज की तरफ क्या हो रहा है, वो कशिश हो रहा है, इसलिए वो मदार पे घूम रहा है। तो सेम सूरज के अतराफ जो सैयारे गर्दिश करते हैं, उन्हें सूरज की मरकज जो कुव्वत जो है वो अपनी तरफ कशिश करती है, इसलिए कुव्वत बराबर है mv²/r होना चाहिए। यहाँ m जो है वो सैयारे की कमियत है, जिस तरह वहाँ ऊपर मैंने आपको पत्थर की कमियत से समझाया, अब यहाँ सैयारा घूम रहा है तो वो सैयारे की कमियत हो गई। v जो है वो सैयारे की रफ्तार है, और r सैयारे के दायरवी मदार का निस्पुत्र यानी सूरज से सैयारे का फासला है। उसकी रफ्तार हम उसके सूरज के अतराफ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त और निस्पुत्र का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। मतलब कैसे, तो देखिए केपलर का तीसरा कानून मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सैयारा है, अब ये सैयारा यहाँ पे इस मदार में घूम रहा है, तो इस मदार में घूमने की उसकी स्पीड क्या है, अगर हमें ये पता करना है, ठीक है, इसकी रफ्तार हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको कितना वक्त लगता है वो देखेंगे, ठीक है, वक्त लगता है वो देखेंगे, और फिर उसको जो है हम तकसीम कर देंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम तकसीम करेंगे वक्त को, सॉरी मुहित, मतलब ये जो जितना घूम रहा है, ये जितनी इलाका ये कवर कर रहा है, क्योंकि ये कुर्रवी है, यहाँ पर तो ये बेजवी है, लेकिन वो यहाँ मिसाल के अंदर उसने दायरवी या कुर्रवी बताया है, तो ये गोल घूम रहा है, तो इसलिए दायरे का मुहित ये पूरा इतना एरिया कवर कर रहा है, तो 2πr हो गया, और कितना वक्त लगा वो हो गया t। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैयारे का एक चक्कर तय करने का फासला जो होगा वो उसका मदार का मुहित होगा। मदार क्योंकि दायरवी है तो दायरे का मुहित होता है 2πr, और जहाँ पे r जो है वो उसका सूरज से फासला है, और दरकार वक्त यानी वो पूरा मुहित कवर करने उसको कितना टाइम लगता है वो हो गया t। तो अगर हमें रफ्तार पता करना है तो हम 2πr/t रख के पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमने जो फॉर्मूला है यहाँ पर f इज इक्वल टू mv²/r वो लिखा, f इज इक्वल टू mv²/r। अब यहाँ पे m ऐसे ही लिखेंगे, v का क्या मिला हमें 2πr/t, तो 2πr/t का स्क्वायर कर दिए और अपॉन में r को r ऐसे ही लिख दिया। अब ये 2 का हो जाएगा 4, m एज इट इज रहेगा क्योंकि m का मुरब्बा नहीं है इसलिए m एज इट इज है, पाई का स्क्वायर हो गया, r का भी स्क्वायर हो गया। अब वो स्क्वायर इस नीचे वाले एक r से कट जाएगा, इसलिए एक ही r ऊपर बचेगा, और नीचे ये t है, इस t का भी क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि ये इतने पूरे का होल स्क्वायर ले रहे हैं ना हम, इसलिए तो 2 का 4 हो गया, पाई का पाई स्क्वायर हो गया, r का r स्क्वायर हुआ था, तो एक स्क्वायर से ये जो नीचे वाला r है ये कट गया, इसलिए खाली r बचा, और t का t ऐसी, और m जो है वो इसके साथ ज़र्ब कर रहा है।
तो इसको आर स्क्वायर से ज़रब और तकसीम करने पर हमें मिलता है। अब ये जो है, ये जो चीज़ हमें मिली है, इसको अगर हम आर स्क्वायर से ज़रब और तकसीम करें तो हमें क्या मिलेगा? तो ऊपर भी आर स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो एफ का एफ ऐसे ही रहेगा, 4 का 4 भी ऐसी, एम का एम भी ऐसे ही है, पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर भी ऐसी है। ये आर और इस आर स्क्वायर को अगर ज़रब किया जाए तो हो जाएगा आर का क्यूब, और नीचे टी स्क्वायर है और आर स्क्वायर से ज़रब करेंगे तो आर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने आर क्यूब और टी स्क्वायर को अलग ले लिया है। अब केपलर का तीसरा कानून क्या है? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बराबर के। देखिए यहाँ पे हमने किया था पिछले लेक्चर में, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बराबर के, यानी मुस्तकिल है ना, मसावत नंबर 1 में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हमें चीज मिली है वो इसकी उलट है। उलट मतलब कि आर क्यूब ऊपर है, टी स्क्वायर नीचे है, तो ये अब बराबर के नहीं होगा, अब ये बराबर होगा 1 अपॉन के। ठीक है, क्योंकि उल्टा है ना, तो इसलिए 1 अपॉन के हो गया। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम एफ ऐसे ही लिखेंगे, 4m पाई स्क्वायर भी ऐसे ही लिखा, नीचे आर स्क्वायर भी ऐसे ही लिखा, और ये पूरा हो गया 1 अपॉन के। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किए तो वैसे ही रहेगा, और नीचे जो है वो आर स्क्वायर इंटू के, तो आर स्क्वायर के हो गया वो। लेकिन 4m पाई स्क्वायर अपॉन के ये मुस्तकिल है, मतलब ये देखिए 4 भी एक मुस्तकिल अदद है, कमियत भी मुस्तकिल होती है, पाई मुस्तकिल अदद है, और के तो मुस्तकिल है ही। तो सिर्फ क्या अलग है? आर, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर अलग है। तो इसलिए एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, यानी माकूस तनासुब में है। कुव्वत जो है वो फासले के, यानी कि उस सैयारे के सूरज से जो फासला है उसके मुरब्बे के माकूस तनासुब में हमें मिलेगी। इससे न्यूटन ने ये नतीजा अखज़ किया कि सूरज, इसीलिए देखिए ये हमको फासला मुरब्बे का मिला ना, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि न्यूटन ने इसलिए यहाँ पे जो फासला था डी, उसको उसने मुरब्बे में लिया था। वो इस तरह से, इस ज़ाब्ते की मदद से साबित होती है। वो इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होता है, ये हमने पता कर लिया अभी। यही सकली कुव्वत है और फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। सकली कशिश की कुव्वत कुदरत में पाई जाने वाली तमाम कुव्वतों के मुकाबले कमज़ोर होती है, लेकिन तमाम कायनात पर काबू रखती है और कायनात का मुस्तकबिल तय करती है। सैयारे, सितारे और कायनात के दिगर अज्जा की बहुत ज़्यादा कमियत की वजह से ये मुमकिन होता है। अब आइए दिमाग पर जोर दें। टेबल पर दो अशिया के दरमियान और आपके बाजू में बैठे आपके दोस्त के दरमियान क्या सकली कुव्वत कशिश मौजूद है? तो जी हाँ, मौजूद है। कायनात की हर शय के दरमियान सकली कुव्वत कशिश मौजूद है। अगर है तो दोनों एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते? तो वो इसलिए करीब नहीं आते क्योंकि ज़मीन की कशिश उन्हें अपनी तरफ जो है वो खींच कर रखती है। ज़मीन की कुव्वत कशिश शक्ल की वजह से ही हम ज़मीन पर चल पाते हैं, इसलिए आपस में टकराते नहीं, एक दूसरे की तरफ कशिश नहीं करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हल करदा मिसालें हैं। हल करदा मिसालों के लिए और जो पीछे मश्क के अंदर जो मिसालें दी हैं जिन्हें हमें हल करना है, उनके लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा आपको हल करके समझाऊंगा। इसलिए ये मैं अभी यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, ये उस पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, क्या आप जानते हैं समुंदर में बाकायदगी से होने वाले मद्दो जज़र के मुतालिक आप जानते हैं किसी एक किनारे पर समुंदर के पानी की सतह मामूल के मुताबिक दिन में 2 मरतबा मखसूस औकात में बढ़ती और कम होती है। तो हम जानते हैं कि समुंदर की सतह जो है वो दिन में 2 बार बढ़ती है और घटती है। मुख्तलिफ मकामात पर मद्दो जज़र, मद मतलब हाई टाइड, जज़र मतलब लो टाइड के औकात मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग टाइम पे होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी की सतह चांद की सकली कशिश की वजह से बदलती है। चांद की जो कुव्वत कशिश है वो पानी को अपनी तरफ कशिश करती है। तो जो हिस्सा चांद के सामने होगा, यानी देखिए यहाँ पे बताया, इस कुव्वत की वजह से चांद की सिमत में मौजूद पानी में उभार पैदा होता है। ये चांद की सिमत में है तो उभार पैदा हुआ यहाँ पर भी। लेकिन आगे बोल रहा है जिसकी वजह से इस मुकाम में मद वाक़े होता है। मद का मतलब होता है हाई टाइड, ऊपर पानी भरता है, भरती कहते हैं हिंदी में, उर्दू में मद कहते हैं। और शक्ल 1.6 के मुताबिक इस मुकाम से 90 दर्जे के जाविये पर वाक़े ज़मीन पर मौजूद पानी की सतह कम होती है। जैसे यहाँ ऊपर आप देख रहे हो कुतबैन पर, देखिए इस वक्त यहाँ पर जज़र है, यहाँ पर मद है, दिख रहा आपको, कम होती है और वहाँ जज़र वाक़े होता है। चलिए अब मजमून जोग्राफिया की दरसी किताब से मद्दो जज़र के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। साहिल समुंदर पर सैर
के लिए जाकर एक ही मुकाम के मद्दोजज़र का मुशाहिदा कीजिए, तस्वीर खींचिए और इनकी नुमाइश कीजिए। ये आपको आईसीटी है वो करना है। अब दूसरा है जमीन की सकली कुव्वत, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ सवालात है, क्या उफक की उमूदी सिम खते मुस्तकिम में फेंके गए पत्थर की रफ्तार यकसा होगी? यानी अगर आप एक पत्थर सीधा फेंको तो क्या उसकी रफ्तार एक जैसी होगी या वो वक्त के साथ बदलेगी? किस तरह बदलेगी, किस तरह तब्दील होगी? वो पत्थर मुसलसल ऊपर क्यों नहीं जाता? कुछ बुलंदी पर पहुंचकर वो वापस नीचे क्यों गिरता है? उसकी सबसे ज्यादा बुलंदी किस बात पर मुनस्सिर होती है? अब इन तमाम सवालात के जवाब देखिए। जमीन अपने करीब की तमाम अशिया को सकली कुव्वत से अपनी जानिब कशिश करती है, ये हम जानते हैं। जमीन का मरकज कमियत इसके मरकज में होता है, मरकज में सकली कुव्वत है, इसलिए किसी भी शय पर जमीन की सकली कुव्वत जमीन के मरकज की सिमत होती है। यानी कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे वो जमीन के मरकज की तरफ आके गिरेगा। लिहाजा इस कुव्वत से शय उफक की उमूदी सिमत सीधी नीचे गिरती है, जो हमने पहले पार्ट में वो सेब गिरता है उसमें भी हमने समझा था। इसी तरह हम जब किसी पत्थर को उफक की उमूदी सिमत सीधे ऊपर फेंकते हैं तब ये कुव्वत यानी कशिश शक्ल जो है वो इसे नीचे की जानिब कशिश करती है और इसकी रफ्तार कम करती है, क्योंकि वो उसे अपनी तरफ खींचते रहती है, इसलिए पत्थर की रफ्तार ऊपर जाने की रफ्तार कम होती है। और मुसलसल अमल करने वाली इस कुव्वत की वजह से कुछ वक्फे के बाद रफ्तार यानी पत्थर जो है ऊपर जाना बंद हो जाता है, रफ्तार सिफर हो जाती है और उसी कुव्वत के नतीजे में पत्थर नीचे जमीन के मरकज की जानिब फिर आने लगता है। ये हल करदा मिसाल है, मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। अब आइए दिमाग पर जोर दें। न्यूटन के कानून के मुताबिक हर एक शय दूसरी हर शय को कशिश करती है, ये हमने पढ़ा। यानी जमीन सेब को अपनी जानिब खींचती है तो उसी तरह सेब भी जमीन को इतनी कुव्वत से अपनी जानिब खींचता है। फिर सेब जमीन पर क्यों गिरता है, जमीन सेब की जानिब क्यों नहीं जाती? तो इसका सिंपल जवाब बच्चों ये है कि जमीन जो है वो बड़ी है सेब के मुकाबले, इसलिए। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जमीन की कुव्वत कशिश जो है वो ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से खींचती है, इसलिए सेब गिर जाता है। जमीन की सकली कुव्वत की वजह से चांद जमीन के अतराफ गर्दिश करता है, ये हमने पढ़ा है। जमीन के अतराफ गर्दिश करने वाले मसनूई सैयारे पर यही अमल होता है जो मसनूई सैयारे खला में दागे गए हैं। चांद और मसनूई सैयारे जमीन के अतराफ गर्दिश करते हैं, उनको जमीन अपनी जानिब कशिश करती है, लेकिन वो सेब की तरह जमीन पर नहीं गिरते। ऐसा क्यों होता है? तो आगे इसका जवाब है, चांद और मसनूई सैयारों की अपने मदार में उनकी रफ्तार से ऐसा होता है, क्योंकि वो खुद भी तो अपने रफ्तार में घूम रहे हैं। अभी जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपने पहला पार्ट में देखा, हम वो डोरी से पत्थर को बांध के घुमाते हैं तो पत्थर जो है वो उसको मरकज की कुव्वत, मरकज जो कुव्वत अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन फिर भी पत्थर गोल गोल घूम रहा है, मरकज की तरफ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पत्थर की भी अपनी एक रफ्तार है जो उसको मदार में घुमा रही है। तो उसी तरह चांद और मसनूई सैयारों की भी अपनी रफ्तार होती है जिससे वो अपने मदार में घूमते हैं और जमीन उनको मरकज की तरफ खींचती है, फिर भी वो जमीन पर आके नहीं गिरते। हाँ, लेकिन वो अपने मदार से जुड़े रहते हैं, ठीक है, मदार से बाहर नहीं जाते, क्योंकि मरकज जो कुव्वत उनको अपनी तरफ कशिश करते रहती है। ये रफ्तार ना होती अगर तो वो जमीन पर गिर गए होते हैं। अब है जमीन का सकली असरा, जिसे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कहते हैं। असरा जो है वो रफ्तार की शरह में तब्दीली को कहते हैं। जमीन के करीब की तमाम अशिया पर सकली कुव्वत का असर होता है, तो हम सभी जानते हैं। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक किसी शय पर अमल करने वाली कुव्वत से इस शय में असरा पैदा होता है, इसी को जमीन का सकली असरा कहते हैं। यानी कुव्वते कशिश सकल की वजह से अगर किसी शय में असरा पैदा हो तो उसे सकली असरा कहेंगे और उसे स्मॉल जी हुर्फ से जाहिर करते हैं, यानी स्मॉल लेटर जी उसमें यूज करते हैं। असरा एक सिमती मिकदार है। जमीन के सकली असरा की सिमत सकली कुव्वत की तरह जमीन के मरकज की जानिब यानी उफक के उमूदी सिमत होती है। जमीन का सकली असरा भी जमीन के मरकज की तरफ ही होता है। अब सवाल है, जमीन की सकली कशिश ना होती तो क्या होता? तो कोई भी अजसाम एक दूसरे को कशिश ना करते। जी की कीमत दुगना होती तो क्या होता? अगर यही ग्रेविटी डबल हो जाती तो क्या हो जाता? तो तमाम अजसाम एक दूसरे को दुगना यानी डबल ताकत से कशिश करते हैं। सतह जमीन पर जी की कीमत, अब सतह जमीन पर जी की कीमत क्या है वो देखिए। न्यूटन के कानून के मुताबिक जमीन के मरकज से आर फासले पर एम कमियत वाले जिस्म, यानी जमीन का मरकज है, वहां से आर फासले पर
एक जिस्म रखा गया है जिसकी कमियत m है, पर कुव्वत शक्ल यानी कि F और इस जिस्म का असरा यानी G नीचे दिए गए तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो ये न्यूटन ने तरीका दिया है। F बराबर है G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कायनाती मुस्तकिल, और m जो है वो जमीन की कमियत को कहते हैं, कैपिटल M यानी जमीन की कमियत। स्मॉल m का मतलब होता है उस जिस्म की कमियत बटे r² यानी उस जिस्म का जमीन के मरकज से फासला r²। इसको मसला नंबर 3 दिया। और वैसे जो है अगर हमको कुव्वत पता करनी है तो कुव्वत बराबर होता है m इंटू जी यानी कि जमीन की कमियत ज़र्ब सकली असरा, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। m ये जमीन की कमियत है, यहाँ पे देखिए ये जो m है कैपिटल M ये जमीन की कमियत है। मसावत 3 और 4 से देखिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे इसलिए हम लिख सकते हैं mg, ये स्मॉल m होगा बच्चों, उस जिस्म की कमियत होगा ये। तो mg बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू m अपॉन r²। अब अगर शय सतह जमीन पर वाक़ है तो उसका जो फासला होगा वो जमीन का निस्कुत्र बन जाएगा यानी कैपिटल R हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए ये m से ये m कट गया तो बचा G बराबर GM यानी कैपिटल GM अपॉन r²। अब क्योंकि ये जमीन का निस्कुत्र है तो इस r की जगह पे हम r², क्योंकि ये उस जिस्म का मरकज से फासला एक्चुअली जमीन का ही निस्कुत्र है इसलिए कैपिटल R² आ गया। अब ऐसा ही निज़ाम में G की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ज़मीन की कमियत हम जानते हैं 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है और इसका निस्पुत्र यानी ज़मीन का निस्पुत्र जो है वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। तो बस हमें यहाँ कीमत रखना है, G ऐसे ही लिखें। ये तो हमने पढ़ा है ऊपर, जो मुस्तकिल कायनाती मुस्तकिल है उसकी कीमत 6.67 इंटू 10⁻11 है। ये हेनरी ने बताया था, साइंसदान हेनरी ने खोज की थी। और ज़मीन की कमियत यहाँ पे लिखी हुई है 6 इंटू 10⁻24 तो वही लिख दिया, और इसका निस्पुत्र 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर वो यहाँ लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो जब हम इसको हल करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमको जवाब मिलेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये असरा सिर्फ ज़मीन की कमियत m और इसके निस्कुत्र r पर मुनस्सिर है, मतलब ज़मीन की कमियत और ज़मीन के निस्कुत्र पर मुनस्सिर है, इसलिए वो ज़मीन पर किसी भी शय के लिए यकसा होगा। चाहे कोई भी शय ज़मीन पे हो, कोई भी शय हो, उन सब के लिए ये r और m जो होगा और असरा जो होगा वो सेम होगा। शय की किसी भी खुसूसियत पर मुनस्सिर नहीं, उसकी खुसूसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बतलाइए तो भला, अगर ज़मीन की कमियत दुगनी और निस्कुत्र आधा कर दिया जाए तो जी की कीमत क्या होगी। अब ये थोड़ा बच्चों आपको समझना पड़ेगा, आप इसको नोट डाउन करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ज़मीन की कमियत दुगनी करना है यानी m का डबल यानी m टू इंटू एम करना है, और निस्पुत्र आधा कर देना है यानी अपॉन 2 कर देना है। तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए मसावत 6 में क्या लिखा है, g इज इक्वल टू, हमको पूछा है ना g की कीमत क्या होगी, और ज़मीन की कमियत और ज़मीन का निस्पुत्र है इसलिए मैं ये मसावत 6 ले रहा हूँ। वरना अगर जिस्म का जो है वो बोला होता उसने फासला तो फिर मैं ये लेता, लेकिन ज़मीन का कहा है इसलिए मैं ये मसावत ले रहा हूँ। तो जी बराबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन r²। अब हमें क्या करना है, कमियत को दुगना। तो आप क्या करो, देखो ऐसा लिखो, जी बराबर जी इंटू 2m, ठीक है, इंटू 2m डबल कर दिया हमने, और r² का हाफ करना है, आधा, तो डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मतलब r अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, r अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब अगला स्टेप लिखिए, g बराबर है, यहाँ पे 2m इंटू जी करेंगे तो 2gm हो जाएगा, 2gm, और r² अपॉन नीचे 2 था तो वो हो जाएगा 4। तो ऐसा लिखेंगे, g बराबर है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं सकता बच्चों, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। g बराबर है 2gm अपॉन r² अपॉन 4 के। अब वो 4 नीचे से आ जाएगा ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो दूसरा स्टेप बनेगा g बराबर 2 4 जा 8, 2 चौक 8, तो 8gm अपॉन r²। अब आपने देखा कि gm अपॉन r² यानी कि ज़मीन का जो g है ये भी कांस्टेंट है, उसकी कमियत भी कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, और r जो है निस्कुत्र भी मुस्तकिल है, तो ये तीनों ही मुस्तकिल है। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 बचा और इसको हमने कर दिया g, ठीक है। तो जवाब आएगा g बराबर है 8g के, ठीक है, मतलब कि वो 8g के बराबर हो जाएगा।
चलिए अब जी की कीमत में होने वाली तब्दीली। सबसे पहले सतह जमीन पर क्या तब्दीली होगी? क्या सतह जमीन पर हर जगह जी की कीमत यकसा होगी? इसका जवाब है नहीं। ऐसा क्यों भाई, सब जगह जी की कीमत यकसा क्यों नहीं है? शकली असरा जो है उसकी कीमत सब जगह अलग अलग, सतह जमीन पर क्यों अलग है? तो इसकी वजह यह है कि जमीन की शक्ल मुकम्मल कुर्रवी नहीं है, जमीन गोल नहीं है, बेज़वी है, सब हम जानते हैं अंडे की तरह है। इसीलिए इसकी सतह पर मुख्तलिफ नुकात का जमीन के मरकज से फासला नुक्ते के मुताबिक बदलता है। जैसे देखिए आगे बताया है, जमीन अपने महवर के गिर्द घूमने की वजह से कुतबैन के करीब इसकी शक्ल सपाट है और इस्तवाई इलाका उभरा हुआ है, यानी जमीन का निस्फ कुत्र कुतबैन पर कम है और खत इस्तवा पर ज्यादा है। इसीलिए जी की कीमत कुतबैन पर सबसे ज्यादा यानी 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वहां से खत इस्तवा पर जाते वक्त बतरीज कम होती जाती है, यानी कुतबैन पे ज्यादा है और कुतबैन से जैसे जैसे आप खत इस्तवा पे जाएंगे तो जी की कीमत कम होते जाएगी। इस्तवाई इलाके में जी की कीमत सबसे कम यानी 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए 9.8 से 9.7 हो गया। अब ऊंचाई के मुताबिक अगर हम जमीन से ऊपर जा रहे हैं तो क्या जी में फर्क आएगा? सतह जमीन से ऊपर जाते वक्त नुक्ते का मरकज से फासला बढ़ता जाता है ना, जो भी जिस्म ऊपर जा रहा है वो मरकज से दूर हो रहा है। और मसावात 5 के मुताबिक जी की कीमत कम होती जाती है जैसे जैसे दूर जाएंगे। देखिए यहाँ पे फासला है ना, वो अजसाम का फासला है, अब जमीन का निस्कुत्र नहीं है। वो जिस्म जमीन से दूर जा रहा है, कोई भी जिस्म हो, पत्थर हो, एरोप्लेन हो, कोई भी चीज हो, वो जमीन से दूर जा रही है। तो उल्टा है ना, यहाँ पे माकुस तनासुब में है, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ऐसा है। तो जितना दूर जाए जमीन की सतह से शय की ऊंचाई जमीन के निस्कुत्र के मुकाबले बहुत कम होने की वजह से इस ऊंचाई से जी में होने वाली तब्दीली कम होती है, यानी जितना ऊपर शय जाएगी जी कम होगी। मिसाल के तौर पर जमीन का निस्कुत्र 6400 किलोमीटर है, जमीन की सतह से 10 किलोमीटर बुलंदी पर उड़ने वाले जहाज का जमीन के मरकज से फासला 6400 किलोमीटर से 6410 किलोमीटर तक, यानी 10 किलोमीटर बढ़ने से जी की कीमत में होने वाली तब्दीली बहुत मामूली होती है। देखिए तब्दीली होगी लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे आप गए नहीं, आप 10 किलोमीटर पे गए तो इतनी नहीं होगी। जितना ज्यादा ऊंचा जाओगे उतना जी की कीमत कम होगी, यानी जितना देखिए जितना ये बढ़ेगा इतना जी कम होगा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है वो। और अगर हम किसी मस्नूई सैयारे के मुतालिक सोचते हैं तब जमीन की सतह से इसकी बुलंदी की वजह से जी की कीमत में होने वाली तब्दीली को ध्यान में रखना होगा। कुछ मखसूस बुलंदी के लिए जी की कीमत में होने वाली तब्दीली नीचे जदुल में दी गई है। अब देखिए यहाँ पर सतह जमीन से ऊंचाई अगर 0 किलोमीटर आप जमीन पे ही हो तो जी की कीमत होगी 9.81, जमीन का ही हिस्सा है ये। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ तो आप सतह जमीन से 8.8 किलोमीटर हो, जो कि मामूली है, इसलिए इसमें मामूली देखिए सिर्फ 0.01 का फर्क पड़ा है। लेकिन इंसान के तैयार करदा गुब्बारे से हासिल की गई सबसे ज्यादा बुलंदी 36.6 किलोमीटर है, जो हवाई गुब्बारे में पैराशूट के अंदर इंसान ने तय की थी। तो अगर आप इतना किलोमीटर दूर जाओगे तो देखो जी थोड़ी और कम हुई, 9.77, शकली असरा जो है वो कम हुआ। अगर आप खलाई जहाज का मदार देखेंगे तो वो 400 किलोमीटर ऊपर है, तो जी में और कमी हुई, देखिए 9 से 8 पे आ गया सीधा, है ना, 8.7 हो गया। और मवासिलाती सैटेलाइट यानी मस्नूई सैयारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो जमीन से 35,700 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहां जी हो जाता है 0.225, यानी नेग्लिजिबल है, उसकी कोई वहां पे जीरो मतलब कि उसको गिना नहीं जा सकता, कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए वो सैटेलाइट गिर नहीं जाती जमीन पे। अब ऊंचाई के मुताबिक जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, अब ऊंचाई की बात कर रहा है, पहले सतह की बात हुई यहाँ पे, उसके बाद ऊंचाई के मुताबिक, अब गहराई के मुताबिक, ठीक है, गहराई के मुताबिक तब्दीली। तो जमीन के अंदर गहराई में जाते वक्त भी जी की कीमत तब्दील होती रहती है। अगर मसावत 5 में आर की कीमत बतरीज कम की जाए तो जी की कीमत बढ़नी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया देखिए अभी कि अगर आर कम हो तो जी बढ़ेगा, आर ज्यादा होगा तो जी घटेगा। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मरकज की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जी जो है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, लेकिन फिर भी जी घट जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि अब तो हम मरकज की तरफ जा रहे हैं तो फासला हम कम कर रहे हैं मरकज से, उस जिस्म का फासला मरकज से कम हो रहा है, तो जी तो जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है, लेकिन शय जमीन के मरकज की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली शकली कुव्वत का जमीनी हिस्सा भी कम होता है, यानी मास कमियत, यानी मसावत 5 में इस्तेमाल होने वाली एम की कीमत भी बदलती है, जमीन की कमियत कम होती है, ठीक है,
इनके एक साथ असर से जमीन के अंदर गहराई में जाते वक्त गहराई के मुताबिक जी की कीमत कम होती जाती है, इसलिए ऐसा होता है। अब जमीन के अंदर अब जरा सोचिए, जमीन के अंदर गहराई में जाते वक्त क्या सकली कुव्वत की सिमत में कुछ फर्क आएगा? तो नहीं आएगा, सकली कुव्वत मरकज की सिमत में ही होगी। जमीन के मरकज में जी की कितनी कीमत होगी? आप बिल्कुल मरकज में पहुंच जाएंगे तो जी की कीमत 0 हो जाएगी। हर एक सैयारा सैयारचे की कमियत और निस्कुत्र अलग अलग होता है, ये हम जानते ही हैं। हर सैयारा अलग है, हर प्लानिट अलग है, सबका निस्कुत्र अलग है, कमियत अलग है। और मसावत 6 के मुताबिक हर एक की सतह पर जी की कीमत भी मुख्तलिफ होती है, ये भी हमने पढ़ा। चांद की कुव्वत शक्ल में जमीन की कुव्वत शक्ल का 1/6 गुना होती है। मतलब क्या है इसका कि इसलिए मखसूस कुव्वत का इस्तेमाल करके चांद पर जमीन के मुकाबले 6 गुना ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप समझो यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा के एक सीधी छलांग लेते हो, तो आप समझो फर्ज करो कि आप 1 फुट ऊपर जंप लिया आपने, तो अगर वही ताकत लगा के सेम आप चांद पे छलांग लगाओगे तो आप 6 फुट तक ऊपर जंप ले सकते हो, छलांग लगा सकते हो। तो बच्चों अब पार्ट 2 यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह इसके आगे के पार्ट में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वाइज मैं चैप्टर बना रहा हूँ, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे, तो प्लीज़ सारे पार्ट को अच्छे से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट है तो भी कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।